हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS24 क्लासेस में। बायोलॉजी का लेक्चर 11 हम आपके लिए ला चुके हैं और ये सेल्स का पार्ट 2 है। हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेल्स, ठीक है। तो जो रह गया था आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने कल पढ़े थे कोशिका के भाग, कुछ पढ़े थे लेकिन कुछ रह गए थे, तो अब आज हम शुरू से पढ़ेंगे कोशिका के भाग। कोशिका के सबसे पहला भाग देखते हैं। कोशिका सबसे पहला भाग है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जिसे सेल वॉल कहते हैं। अब सेल वॉल होती कहाँ है, ठीक है, तो वो हम आगे चित्र की मदद से देखेंगे। अब जो सेल होती है, सेल के बाहर एक वॉल बनी होती है यानी एक दीवार सी बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल, कोशिका भित्ति हिंदी में, ठीक है। सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट यानी पादप जो होते हैं, पादपों की सेल में पाई जाती है, ठीक है। और एनिमल यानी जंतुओं में नहीं पाई जाती है, मनुष्य में भी नहीं पाई जाती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल नहीं पाई जाती है बल्कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है मनुष्यों में, ठीक है। सेल वॉल काय में पाई जाती है, ओनली प्लांट्स में, ठीक है, यानी पादपों में, ठीक है। अब सेल वॉल देखो ये है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये है सेल वॉल, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हो, ये ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, ये सेल वॉल है, ठीक है। और आपको बता दूं, ये जो सेल है ये काय की है, प्लांट की सेल है यानी पादप की सेल है ये एनिमल सेल नहीं है, ठीक है। अब पार्ट 2 देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, ठीक है। इसे कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और कहीं होता है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा होता है। अब इसकी खोज जो की थी, इसकी खोज क्रामर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और ये काय में की थी, ये आरबीसी में पाई जाती है। काय में, आरबीसी में। वह आरबीसी, ठीक है, आरबीसी काय में होती है, खून में। खून में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी उनमें से एक है, तीनों में से, ठीक है। और किसने की थी, क्रामर ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जो एनिमल यानी जंतुओं और प्लांट्स दोनों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो सेल वॉल है ओनली प्लांट्स में पाई जाती है यानी पादप में पाई जाती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में जो होती है बाइलेयर होती है यानी 2 परत वाली, ठीक है। क्या होती है, 2 परत वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है काय की बनी होती है, तो अगर आपसे पूछ ले किस चीज़ की बनी होती है, तो आपको बताना है फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स क्या है, ये एक प्रकार की वसा होती है, ठीक है। लिपिड्स का मतलब तो वसा है, और जब वसा में, वसा के आगे फास्फेट ग्रुप जुड़ जाए यानी फास्फेट समूह जुड़ जाए, तो क्या बन जाता है, फास्फोलिपिड्स, ठीक है, कहलाती है। अब सेल मेम्ब्रेन की अगर मोटाई पूछ ले तो आपको बताना है 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपसे पूछ ले नैनोमीटर में तो आपका आंसर होगा 7.5 नैनोमीटर। आपको बता दूं, जो एंगस्ट्रॉम है इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, 10 × पावर माइनस 10। अगर नैनोमीटर में पूछे तो 7.5 हो जाएगी। या अगर पूछ लें आपसे माइक्रोमीटर में तो आपका आंसर होगा 0.007 माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे ये आप देख लोगे, ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपका आप देख लोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। अब इसका कार्य क्या होता है, जब ये होती है एनिमल में तो इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है जो बाहर हानिकारक अणु होते हैं उन्हें अंदर आने से रोकना, ठीक है। और जो ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, उन्हें बाहर जाने से रोकना, ठीक है। यानी जो हानिकारक हैं, हार्मफुल हैं, उन्हें बाहर जाने से रोकना, मतलब बाहर से आने को रोकना हार्मफुल को, और जो आवश्यक हैं उन्हें बाहर जाने से रोकना, ठीक है। अब तीसरा भाग होता है इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का, काय का, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, क्या चीज़, केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर जो प्लांट्स होते हैं यानी पादप, उनका न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है बड़ा होता है, और एनिमल जो होता है, एनिमल यानी जंतु,
उनका न्यूक्लियस का क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, उनका केंद्रक छोटा होता है और प्लांट्स यानी पादपों का केंद्रक बड़ा होता है सेल में, ठीक है। अब देखते हैं, इसे जो है कोशिका का ब्रेन या मैनेजर भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन या मैनेजर। मैनेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है सेल के अंदर किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है उसे मैनेज करता है, कितनी प्रोटीन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन वगैरह को, सब चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। ब्रेन भी इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रित करता है, कौन करता है, ब्रेन करता है, इसलिए इसे सेल का ब्रेन कहा गया है। कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, जैसे आरबीसी। आरबीसी किसकी, जंतु की, सिर्फ एनिमल की, ठीक है, एनिमल की जो खून होता है उसमें आरबीसी होती है, ठीक है, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऊँट के में होता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। अब जो पादप होते हैं, प्लांट में एक भाग होता है जिसका नाम होता है फोलियम। अब फोलियम क्या होता है, ये जो खाना होता है, फोलियम जो होता है खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, खाने को ले जाने का काम करता है। तो ये जो फोलियम वाला भाग है इसमें एक सेल होती है, उस सेल को कहते हैं सीवर सेल, सीव सेल, क्या कहते हैं, सीव कोशिका, ठीक है, इसे सीव सेल कहते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, ये जो होता है केंद्रक झिल्ली के चारों ओर होता है, यानी हमने पढ़ा भी सेल मेम्ब्रेन पढ़ा पहला, और दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और अब है तीसरा न्यूक्लियस, ये तीसरा है, ठीक है। अब ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के चारों ओर होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, और ये जो बना होता है काय का बना होता है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो होती है साइवा सेल के। अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके पास जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब वो छिद्र जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियस स्पोर कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस स्पोर। अब दूसरा देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है, ये जो होता है कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। इसके अंदर जो होता है क्या होता है, क्रोमोटीन होता है, क्या होता है, क्रोमोटीन, ठीक है। अब वो डीएनए और आरएनए भी इसी में होते हैं, काय में, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव, और न्यूक्लियो का मतलब है केंद्रक, ठीक है, तो इसे कहेंगे केंद्रक द्रव या केंद्रक लिक्विड, ठीक है। अब राइबोसोम और एंजाइम भी होते हैं इसमें, राइबोसोम भी होते हैं इसके अंदर और एंजाइम भी होते हैं। अब तीसरा देखते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस एक भाग होता है सेल के अंदर, वो हम आगे चित्र की मदद से देख लेंगे, ठीक है। अब सेल डिवीजन जो होता है यानी कोशिका विभाजन जो शुरू होता है वो काय से होता है, न्यूक्लियस से शुरू होता है, काय से, न्यूक्लियस से। ये सबसे हेल्पफुल होता है सेल डिवीज़न करने में, ठीक है। और चौथा देखते हैं क्रोमोटीन, क्रोमोटीन। अब क्रोमोटीन क्या होता है, ये एक धागे नुमा संरचना होती है, धागे टाइप की यूँ करके, इस टाइप की, ठीक है। ये आगे चलकर जो होती है डीएनए और आरएनए बनाती हैं, क्या बनाती है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसे इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। अब डीएनए की और आरएनए की फुल फॉर्म देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हमारी सेल यानी कोशिका में न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं। अगर आपसे पूछ ले डीएनए और आरएनए हमारे शरीर में या हमारी कोशिका में किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको बताना है न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है, जो बताया था वो किसने बताया था, फ्रेडरिक मीशर ने, ठीक है, किसने, फ्रेडरिक मीशर ने बताया था सबसे पहले। और आरएनए की स्ट्रक्चर भी इन्होंने ही दी थी, आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने दी थी, इस यानी संरचना। और जो डीएनए है, डीएनए मॉडल वो, और डीएनए मॉडल और डीएनए की संरचना वो किसने दी थी, वो दी थी वाटसन एंड क्रिक ने, किसने, वाटसन
एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर देखेंगे, तो हम सबसे पहले डीएनए के बारे में देखेंगे, ठीक है। डीएनए यानी न्यूक्लियस केंद्रक में भी होता है, जो डीएनए होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल का, उसमें भी होता है। और जो एक और होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये डीएनए पाया जाता है। और जो प्लांट सेल होती है उसमें एक भाग होता है, ये तो बात कर रहे थे हम सिर्फ एनिमल सेल की, ठीक है, एनिमल सेल की, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो एक भाग होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में से कहते हैं पर्णहरित। प्लांट सेल में पर्णहरित में डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है डुअल हेलिक्स होता है, ठीक है। डुअल हेलिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे यूं करके होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा डीएनए यूं करके होता है, ठीक है। एक ये हो गया और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। तो एक हेलिक्स ये हो गया और एक हेलिक्स ये हो गया, ये डुअल हेलिक्स हो गए, ठीक है। और जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। देखते हैं आरएनए, ठीक है। आरएनए न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है वो देखते हैं, देखो चित्र की मदद से आपको बता देता हूँ, आपके अच्छे समझ में आएगा। हम पीछे जाते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म ये है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये है एनिमल सेल का, ठीक है, ठीक है। अब हम वहीं चलते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे। और ये जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स का मैंने मतलब बता दिया आपको, सिर्फ सिंगल हेलिक्स। अब देखिए डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए काई की बनी होती है, अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? शुगर, यानी जो शुगर का मतलब है यहाँ पे शर्करा। शर्करा कौन सी है वो अलग देखेंगे, हम ये लिख दिया है हमने, पेंटोस शुगर होती है, ठीक है। तो शुगर यानी शर्करा प्लस बेस यानी क्षार और फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक अम्ल मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपसे मतलब आपको बता दूं, जो फास्फोरिक अम्ल होता है, अगर फास्फोरिक अम्ल इसमें नहीं होगा, यानी शुगर जो हमारे शर्करा है, शर्करा और बेस यानी क्षार, अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी जगह साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और जैसे ही फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा यानी फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब डीएनए में जो होता है डाई पेंटोस शुगर होती है। डाई का मतलब होता है दो। क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। आपने पढ़ा होगा वो मोनोडाई और मोनोडाई ट्राई और होती है, ठीक है। पेंटा होता है, प्रोब होता है, हेक्सा होता है और हेप्टा होता है, हेक्टा होता है, नॉन होता है, डेक होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे डाई का मतलब दो है, ठीक है। और पेंटोस, पेंट का मतलब होता है, पेंटोस का मतलब क्या है? पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर, पेंट का मतलब होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटोस का मतलब है ऐसी शर्करा जिसमें 5 कार्बन हो, जिसमें 5 कार्बन हो, क्या कहलाती है? पेंटोस शुगर, ठीक है। और आरएनए में जो होती है एक पेंटोस शुगर होती है, मतलब वही है जिसमें इसमें भी 5 कार्बन होंगे लेकिन ये सिंगल होगी, ठीक है। और जो डीएनए है इसमें डबल होगी, ठीक है। आगे देखते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। अब डीएनए स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आपने बनाया भी होगा, जैसे इस टाइप की डीएनए स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यूँ करके इस टाइप की। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है, बड़ा करके बनाता हूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने देखो यूँ करके लिखा होता है ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी और ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा पहले। तो अब ये क्या होता है? जो होता है ए डबल बॉन्ड टी और सी डबल बॉन्ड जी, ये होते क्या हैं? तो ये होते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है। अब नाइट्रोजीनियस क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब जो प्यूरिन होता है, अब प्यूरिन में कौन कौन सा आते हैं? इसमें आता है ए और जी, ठीक है। पहला तो ए आ गया, जिसे आपने देखो ए डबल बॉन्ड टी है,
ठीक है। एक तो A डबल बॉन्ड T है और एक C डबल बॉन्ड G है, तो A आ गया इसमें और G आ गया। अब बचा क्या, C और T। तो पहले हम A और G को देखेंगे, ठीक है। अब A का फुल फॉर्म क्या होता है, A का मतलब होता है एडिनोसिन। क्या होता है, एडिनोसिन, क्या, एडिनोसिन। और जो G है यहाँ पर, आपका जो यहाँ पर G है, G का मतलब होता है ग्वानिन। क्या होता है, ग्वानिन, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, हमने A को और G को देख लिया, अब बचा हमारा T और C, ठीक है। T का मतलब होता है थाइमिन, अब वो C का मतलब देखते हैं, ठीक है। अब जो पिरामिडीन है, पिरामिडीन में कौन कौन सा आते हैं, C आता है, T आता है और U आता है। अब आप कहोगे U तो इसमें था ही नहीं DNA में, तो वो RNA में आएगा, अभी बताएंगे, ठीक है। पिरामिडीन में C में सबसे पहले देखते हैं, C का मतलब होता है साइटोसिन। क्या होता है, साइटोसिन, ठीक है। और T का मतलब होता है थाइमिन और U का मतलब होता है यूरेसिल। क्या नाम होता है, यूरेसिल। U फॉर यूरेसिल, T फॉर थाइमिन और C फॉर साइटोसिन, ठीक है। और अगर आपसे टाइप पूछ ले तो आपको बताना है इसका टाइप है पिरिमिडीन, ठीक है। अब जो DNA स्ट्रक्चर है, यानी DNA संरचना, ये जो बॉन्ड होते हैं, जैसे A डबल बॉन्ड T है, ठीक है, तो इसमें कौन से बंध हैं, ये जो बंध हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है इसमें जो बंध हैं हाइड्रोजन बंध हैं। कौन से, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजनिक बंध, ठीक है। अब क्या होता है, हमेशा A T जो होता है, A और T का किसके बंध, मतलब जो डबल बॉन्ड होता है उसके साथ बंधा होता है, द्वि बंध के साथ, हिंदी में इसे द्वि बंध कहेंगे। और जो A डबल बॉन्ड T हो जाएगा और C ट्रिपल बॉन्ड G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड G, ठीक है। और RNA में जो होता है A डबल बॉन्ड U होता है और C डबल बॉन्ड U होता है, यानी जो RNA होता है इसमें दोनों ही डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब DNA में जो होता है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है और RNA जो होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ठीक है। अब जो DNA होता है, अब जैसा आपसे पूछ ले DNA की हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, जैसे ये है, ठीक है। मैं सही से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये है, ठीक है, DNA। तो जो ये है यहाँ पे दो हेलिक्स हैं, एक हेलिक्स ये हो गया, एक हेलिक्स ये हो गया और एक हेलिक्स ये हो गया। अगर आपसे लंबाई पूछ ले इसकी तो आपको बताना है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, यानी 10⁻⁻10। और अगर आपसे पूछ ले हर टर्म की लंबाई क्या होती है, ठीक है, यानी हर टर्म की लंबाई, जैसे ये बना तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था एक टर्म लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक के जो टर्म की लंबाई है वो आपको बतानी है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्या, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और A डबल बॉन्ड T व C ट्रिपल बॉन्ड G के बीच, जैसे आपको बताया होगा A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G, अब इन दोनों के बीच कितनी दूरी होती है, तो आपको बताना है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 3.4, 10⁻⁻10। अब DNA को जो कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्या कहते हैं, DNA को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी अनुवांशिक पदार्थ। जो कि अनुवांशिक मतलब, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक, और अनुवांशिक का मतलब वो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब RNA 3 प्रकार का होता है। पहला होता है mRNA, जिसे कहते हैं मैसेंजर, संदेशवाहक का काम करता है ये। और दूसरा होता है RNA, ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। और तीसरा होता है tRNA, ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।